दोस्तों आदाब। उम्मीद कि आप सभी खैरियत से हों। आज है 3 अगस्त 2026। दोस्तों आज अल जजीरा न्यूज वेबसाइट पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसको लिखा है एलन आयर ने। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एलन आयर वही शख्स है जो 2010 में शुरू हुई ईरान अमेरिका परमाणु बातचीत से लेकर 2015 में JCPOA के समझौते तक एलन आयर अमेरिकी परमाणु वार्ता दल के मुख्य सदस्यों में शामिल रहने वाले एकमात्र अमेरिकी राजनयिक थे। उन्होंने अपने इस आर्टिकल में बहुत डीप तरीके से बताया है कि ईरान ने कैसे इस जंग में अमेरिका के मोटिव यानी उसके मकसद को ही चेंज कर दिया। यानी अमेरिका का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना था, जबकि अब ये जंग परमाणु कार्यक्रम से हटकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर शिफ्ट हो गई। आखिर ईरान ने ऐसा कैसे किया और अब अमेरिका को इस जंग से निकलने के क्या रास्ते हैं और क्या अब अमेरिका इस रास्ते को पहले की तरह कर पाएगा या नहीं, इस पर एलन आयर ने बहुत डीप तरीके से एक एनालाइज किया है, जिस पर हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मिडिल ईस्ट से आ रहे कुछ बड़ी खबरों को सुन लीजिए, जिनकी सुर्खियां ये रही। पेंटागन के पर्दों में छुपा है सैनिकों के दर्द का कौन सा राज। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर समझौते की बात, मगर ईरान में बाकी है तकरार का आगाज। लेबनान में जैतून जले, चीन ने अमेरिका की चाल को बताया उलझा हुआ मिजाज। यूरोप की आग में हेलीकॉप्टर भिड़े, इराक की रिफाइनरी में गूंजी धमाकों की सांस। अराक्ची ने बढ़ाए कूटनीति के कदम, सऊदी पाकिस्तान से फिर जुड़ा संवाद और इसराइल में मंत्री सेना आमने सामने। मिडिल ईस्ट में हर मोर्चे पर नया फसाद। आखिर मिडिल ईस्ट कौन सी करवट ले रहा है, जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूं रियाज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे 900 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी दुआएं उन सभी लोगों के साथ। दोस्तों शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। पहली बड़ी खबर ये है कि अमेरिका की फौज के अंदर एक बड़ा मामला सामने आया है। अब अमेरिकी कांग्रेस ने डेमोक्रेट सांसद इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या पेंटागन ने कुवैत के अल शोयबा बंदरगाह पर हुए ईरानी जवाबी हमले में मारे गए और घायल अमेरिकी सैनिकों की पूरी सच्चाई छुपाई है। सीनेटर एलिजाबेथ वारन की अगुवाई में डेमोक्रेट सांसदों ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि हमले की शुरुआती जांच उसी यूनिट के एक अफसर को क्यों दी गई जिस यूनिट पर हमला हुआ था। सांसदों का मानना है कि इससे जांच की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। वहीं इस हमले में बचने वाले कुछ अमेरिकी सैनिकों ने भी बड़े आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने पहले इस अमेरिकी ठिकाने की कमजोर सुरक्षा के बारे में अपने कमांडरों को चेतावनी दी थी, लेकिन इन चेतावनियों के बावजूद सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। अमेरिका और ईरान के बीच जंग शुरू होने के बाद अब तक अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने और घायल होने के आंकड़ों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पहले बताया गया था कि इस जंग में 18 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 624 घायल हुए हैं, लेकिन बाद में पेंटागन ने मृतकों की संख्या 18 से घटाकर 14 कर दी। बताया जा रहा है कि इस जंग के बाद हुई कुछ मौतों को मुख्य युद्ध के आंकड़ों से अलग कर दिया गया। इसी वजह से संसद ये जानना चाहते हैं कि आखिर सैनिकों के हताहत होने के आंकड़ों को किस तरह तैयार किया गया और क्या जनता के सामने पूरी सच्चाई रखी गई। कांग्रेस अब ये भी पूछ रही है कि पहले से मिली चेतावनियों पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया, सैनिकों की सुरक्षा के लिए इंतजाम क्या किए गए और घायल जवानों को वक्त पर इलाज क्यों नहीं मिल सका। सांसदों ने अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट से 12 अगस्त 2026 तक कुल 23 सवालों के जवाब मांगे हैं। इन सवालों में हमले के दौरान मेडिकल सुविधाओं की कमी और बाद में घायल सैनिकों के इलाज में हुई कथित लापरवाही भी शामिल है। अब
अब सबकी नजर पेंटागन के जवाब पर है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पेंटागन इस जांच में कुछ बातें छुपाई गई हैं या फिर अमेरिकी जनता के सामने पूरी सच्चाई रखी जाएगी। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के बजाय बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की बात कही है। ट्रंप का कहना है कि उन्हें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और ईरान के परमाणु मामलों पर किसी समझौते की उम्मीद है। उनका मानना है कि अगर बातचीत से कोई रास्ता निकलता है तो मिडिल ईस्ट में फैलने वाली एक बड़ी जंग को रोका जा सकता है। हालांकि ट्रंप ने ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान को अपनी समृद्ध परमाणु सामग्री खत्म करनी होगी और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बिना किसी टोल यानी शुल्क के तुरंत खोलना होगा। लेकिन ट्रंप के इस बयान के बाद ईरान की तरफ से अलग बात सामने आई है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि इस वक्त जो बातचीत चल रही है उसका दायरा बहुत सीमित है और उसमें परमाणु मामला शामिल नहीं है। इससे साफ है कि अमेरिका और ईरान के बीच अभी बड़े मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई। एक तरफ ट्रंप बातचीत के जरिए इस संकट को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान ये साफ कर रहा है कि परमाणु मुद्दे पर फिलहाल कोई बातचीत नहीं होगी। अब देखना ये होगा कि दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ती है या फिर ये बड़े मतभेद मिडिल ईस्ट के तनाव को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण लेबनान के तैयबा शहर की बाहरी इलाकों से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। यहाँ कई जगह भीषण आग लगी हुई है। बताया जा रहा है कि इजरायली फौज की तरफ से जैतून के बागों में आग लगाए जाने के कुछ ही घंटों बाद ये आग बड़े इलाकों में फैल गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरों में आग की ऊंची लपटें और आसमान में उड़ता हुआ काला धुआं साफ दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आग इतनी तेजी से फैली है कि हजारों जैतून के पेड़ जलकर राख हो गए। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक इजरायली फौज ने इस इलाके में जानबूझकर आग लगाई। हालांकि इन दावों की आजाद तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन तैयबे के रहने वालों का कहना है कि इस आग ने उनके खेतों और बागों को भारी नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों, जैतून के ये पेड़ सिर्फ किसानों की कमाई का जरिया नहीं बल्कि यहाँ के लोगों की कई पीढ़ियों से जुड़ी हुई विरासत भी है। बहुत से परिवार इन बागों से होने वाली आमदनी पर अपना घर चलाते हैं। ऐसे में पेड़ों का जलना उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान और गहरा सदमा है। ये पहली बार नहीं है जब दक्षिण लेबनान में जैतून के बागों को नुकसान पहुंचाने की खबर सामने आई है। इसके पहले भी सीमावर्ती इलाकों में खेतों और किसानों की रोजी रोटी को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगते रहे हैं। तैयबे के लोगों का कहना है कि आग ने काफी बड़े इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है और उस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा। स्थानीय लोगों और किसान अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील कर रहे कि इस मामले में दखल दिया जाए और उनके खेतों और बागों को बचाने के लिए कदम उठाए जाएं। दोस्तों, ये घटना ऐसे वक्त पर हुई है जब इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष विराम यानी जंग बंदी होने के बावजूद दक्षिण लेबनान में तनाव और सैन्य गतिविधियां लगातार जारी हैं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ चीन के मुताबिक अमेरिका एक तरफ अपनी बड़ी सैन्य ताकत के सहारे ईरान पर दबाव बनाना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ लंबे समय तक चलने वाली जंग का बोझ अमेरिका के लिए बहुत भारी साबित हो सकता है। अगर ईरान के साथ जंग लंबी चलती है तो अमेरिका को अपनी फौज, अपने खजाने और दुनिया में अपनी सियासी साख के मामले में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। चीन का कहना है कि अमेरिका न तो ईरान को पूरी तरह कमजोर कर पा रहा और न ही इस जंग से निकलने का कोई साफ रास्ता उसके सामने दिखाई दे रहा है। यानी वाशिंगटन की हालत ऐसी मुश्किल जगह पर पहुंच गई जहां आगे बढ़ना भी आसान नहीं है और पीछे हटना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है।
दोस्तों अब आगे इस वीडियो में बात करते हैं ग्रीस से सामने आए एक बड़े हादसे की। एथेंस शहर के पश्चिम में बसे पसाता इलाके में जंगल की आग बुझाने के दौरान दो फाइटर फाइटिंग हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। हेलीकॉप्टरों की टक्कर के बाद इलाके में बचाव और राहत का काम शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों की टीम हादसे में शामिल लोगों की तलाश और उन्हें सुरक्षित निकालने में जुट गई है। ये हादसा ऐसे वक्त पर हुआ है जब पूरे यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और लंबे सूखे की वजह से जंगलों में आग की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। तेज गर्मी, सूखी जमीन और तेज हवाओं की वजह से कई इलाकों में छोटी सी आग भी कुछ ही वक्त में बड़ी और खतरनाक आग का रूप ले रही है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल यूरोप में अब तक 4,34,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन आग की चपेट में आ चुकी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जंगल की आग की बढ़ती घटनाएं जलवायु परिवर्तन के बिगड़ते स्तर से जुड़ी हुई हैं। बढ़ता तापमान और लंबे समय तक पड़ने वाला सूखा अब जंगलों को पहले के मुकाबले ज्यादा जल्दी आग पकड़ने वाला बना रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि जंगल की आग अब कोई बहुत कम होने वाली या असामान्य घटना नहीं रही। बदलते मौसम के साथ ये एक ऐसा खतरा बनती जा रही है जिसका अंदाजा पहले से लगाया जा सकता है। स्पेन में भी इस बार दशकों का सबसे खराब आग का मौसम देखने को मिला है, जहां 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन जल चुकी है। अब आने वाले दिनों में ग्रीस और इटली के कई इलाकों पर भी जंगल की आग का बड़ा खतरा बना हुआ है। ऐसे में यूरोप के कई देशों की सरकारें और राहत एजेंसियां हालात पर नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ इराक के सलाहुद्दीन प्रांत से एक बड़ी और दर्दनाक घटना सामने आई। यहाँ बैजी तेल रिफाइनरी की हाइड्रोजन यूनिट में जोरदार धमाका हो गया, जिसके बाद रिफाइनरी के एक हिस्से में भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक ये धमाका उसी यूनिट में हुआ जहां गैसोलीन की क्षमता बढ़ाने का काम किया जाता है। बताया जा रहा है कि वहां लगा एक एयर कंप्रेसर अचानक फट गया, जिसके बाद आग तेजी से फैलने लगी। इस हादसे में एक कर्मचारी की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हुए हैं। कुछ रिपोर्टों में 6 लोगों के घायल होने की बात कही गई जबकि कुछ में ये संख्या 13 बताई जा रही। और धमाके के बाद फायर ब्रिगेड और रिफाइनरी की सुरक्षा टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में इस हादसे की वजह तकनीकी खराबी बताई जा रही। हालांकि हादसा आखिर कैसे हुआ इसकी जांच अभी जारी है। दोस्तों बात करते हैं ईरान से आई एक बड़ी कूटनीतिक खबर की। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने 24 घंटे के अंदर दूसरी बार सऊदी अरब के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के सेना प्रमुख से फोन पर बातचीत की है। बताया जा रहा है कि ये लगातार बातचीत मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने की कोशिशों का हिस्सा है। इन बातचीतों में क्षेत्रीय देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने और मौजूदा संकट का सियासी हल निकालने पर जोर दिया गया। सैयद अब्बास अराक्ची ने एक दिन पहले अमेरिका और इजराइल की तरफ से क्षेत्र में की जा रही कथित आक्रामक कार्रवाइयों को लेकर भी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर ईरान पर कोई हमला हुआ या किसी क्षेत्रीय देश ने ऐसे हमले में हिस्सा लिया तो ईरान उसकी निर्णायक और हालात के मुताबिक जवाबी कार्रवाई करेगा। हालांकि ताज़ा फोन कॉल्स की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई, लेकिन लगातार हो रही बातचीत से ये जरूर साफ है कि ईरान अपने क्षेत्रीय सहयोगियों और अहम देशों के साथ संपर्क तेज कर रहा है। दोस्तों हम बात करते हैं इसराइल के अंदर सामने आए एक बड़े सियासी और फौजी विवाद की। इसराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काटेज और इजरायली सेना के बीच खुला टकराव सामने आया, जिसने देश की सियासत को गरमा दिया। दरअसल रक्षा मंत्री इजराइल काटेज ने रविवार रात एक टीवी इंटरव्यू में ऐलान किया है कि वो वेस्ट बैंक की जिम्मेदारी संभालने वाली सेंट्रल कमांड के प्रमुख मेजर जनरल अवी बुलूत को
मेजर जनरल अवी बुलूद को हटाकर उनकी जगह किसी दूसरे अफसर को नियुक्त करेंगे। रक्षा मंत्री कातिस का आरोप है कि जनरल अवी बुलूद ने एक हिंसक बासिंदे के खिलाफ लगी प्रशासनिक पाबंदी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, जो उनकी नीति के खिलाफ है। दोस्तों ये मामला ताल नियोन दर्मिक नाम के एक बासिंदे से जुड़ा बताया जा रहा। उस पर वेस्ट बैंक के एक फलस्तीनी गांव में हुए कथित हिंसक हमले में शामिल होने का आरोप है। लेकिन रक्षा मंत्री के इस ऐलान के कुछ ही देर बाद इजरायली सेना ने एक सख्त बयान जारी किया। सेना ने रक्षा मंत्री के फैसले को मानने से इनकार करते हुए कहा है कि रक्षा मंत्री के पास अकेले किसी जनरल को हटाने का अधिकार नहीं है। इजरायली सेना के मुताबिक सेना प्रमुख ने मौजूदा हालात को देखते हुए इस संवेदनशील वक्त में किसी बड़े बदलाव की इजाजत नहीं दी है। अब ये विवाद सिर्फ एक फौजी अफसर को हटाने तक सीमित नहीं रह गया। इससे इजराइल की सरकार और सेना के बीच अधिकारियों को लेकर बड़ा टकराव सामने आ गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि रक्षा मंत्री और सेना के बीच ये खुली खींचातान आगे किस दिशा में जाएगी। क्या इस विवाद का असर वेस्ट बैंक में इजराइल की सुरक्षा और सैन्य नीतियों पर पड़ेगा, या फिर दोनों पक्ष किसी समझौते पर पहुंच जाएंगे? फिलहाल मिडिल ईस्ट में पहले से जारी जंग और तनाव के बीच इजराइल के अंदर पैदा हुआ ये नया विवाद आने वाले दिनों में देश की सियासत और सुरक्षा व्यवस्था पर असर डाल सकता है।